हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं सीबीएसई के सोशल साइंस के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। हम इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से हमको सीबीएसई का जो आने वाला जो हमारा पेपर है उसका पैटर्न पता चलेगा, किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे और किस तरह से हमें उनको सॉल्व करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन पेपर आएगा उसके अंदर जो हमें जो समय मिलेगा वो 2 घंटे का समय मिलेगा और अधिकतम जो अंक होंगे वो 40 ही होंगे। यहाँ पर कुछ सामान्य निर्देश दिए हुए हैं जो उसी तरह से आपके बोर्ड के पेपर में जो आपको मिलेगा उसके अंदर भी इसी तरह से लिखे हुए होंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है ये सामान्य निर्देश। तो सामान्य निर्देश जो है वो पहला निर्देश यह है कि यह प्रश्न पत्र जो है 5 खंडों में ए बी सी डी और ई में बांटा गया है। सभी प्रश्न करने जो है अनिवार्य हैं। खंड ए जो है या खंड ए इसके अंदर 1 से 5 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जिनमें से एक के अंक जो हैं 2 हैं। प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर देना है वो हमें अधिकतम 40 शब्दों के अंदर देना है। और इसके अंदर फिर है हमारा खंड बी, जो हमारा सेक्शन बी होगा, उसके अंदर जो है 6 से 8 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे जिनमें से प्रत्येक के 3 अंक हैं और प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर जो देना है, जो शब्द सीमा है वो 80 से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसी तरह से खंड जो है सी होगा जिसके अंदर 9 से 10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे जिनमें से प्रत्येक के 5 अंक हैं और इनका जो शब्द सीमा है इन प्रश्नों की वो 120 शब्द से अधिक जो है आपको जो है इसके अंदर नहीं लिखना है। उसी तरह से खंड डी के हमारे 11 और 12 जो है प्रश्न होंगे जो केस आधारित होंगे, मतलब कि आपको जो है पैराग्राफ या कुछ इस तरह से चीज़ दी जाएगी, उसी के आधार पर आपको अनुमान लगाकर आंसर्स देने हैं। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद जो होगा हमारा खंड ई होगा, मतलब कि खंड 7वां होगा। इसके अंदर जो है 13 होगा जो हमारा मैप पर जो है मैप वर्क पर आधारित होगा। इसके जो है 3 अंक होंगे। जो एक होगा, एक जो पहला वाला खंड होगा वो हिस्ट्री का होगा, इतिहास का होगा, जो 1 नंबर का होगा। और दूसरा जो होगा 13.2 वो भूगोल का होगा, जियोग्राफी का होगा, जिसके अंदर से 2 नंबर के आपके मैप के क्वेश्चंस आएंगे। अंदर और जो निर्देश दे रखे हैं वो ये दे रखे हैं कि ये जो 8वां पॉइंट दे रखा है, प्रश्न पत्र में कोई समग्र विकल्प उपलब्ध नहीं है। हालांकि कुछ प्रश्नों के अंदर अतिरिक्त विकल्प प्रदान किया गया है, मतलब कुछ प्रश्न के अंदर जैसे कि प्रश्न 9 हो गया तो उसके अंदर एक और प्रश्न डाल दिया, उनमें से चूज करने के लिए आपसे बोल दिया कि आप इसका जो है आंसर दे दीजिए। तो इस तरह का जो है इन्होंने प्रयास किया है कि देने का। इसके अलावा जहां आवश्यक हो प्रत्येक अनुभाग या सेक्शन में और प्रश्न के साथ अलग निर्देश दिए गए हैं। तो जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पर जो है अलग से निर्देश दिया गया है कि आपको इन दोनों में से एक करना है या जो है केवल एक ही प्रश्न है और उसके जो है अंक कितने हैं, ये सारा का सारा अलग से जो है बताया गया है, निर्देशित किया गया है। तो चलिए चलते हैं हम अपने जो हमारा पहला प्रश्न है उसकी तरफ। जो हमारा इस सैंपल पेपर का जो हमारा पहला प्रश्न है वो ये है, असहयोग आंदोलन भारत के शहरों और कस्बों में कैसे फैला। ये हमारा है 2 अंक का। तो चलिए देखते हैं कि इसका आंसर हमें किस तरह से देना है। इस तरह से देना है, पॉइंट्स में हमेशा उत्तर देना है। आप जितने पॉइंट्स में उत्तर देंगे आप जो है उतने ही जो अधिक नंबर पाएंगे। अगर आप पैराग्राफ की तरह जो है आंसर देंगे तो आपको शायद जो है एग्जामिनर उतने नंबर ना दे पाए। इसीलिए जो है आपको जो है हमेशा ये याद रखना है कि आपको जो है पॉइंट्स के अंदर जो है आंसर देना है। तो इसके अंदर हमारे पॉइंट्स को बनेंगे, वैसे तो हमें ये 2 नंबर का है तो इसके अंदर 2 ही पॉइंट्स हम लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये 5 नंबर का भी आ सकता है और तो उसी हिसाब से जो है हमको जो है इसको तैयार करना पड़ेगा। तो देखिए पहला है, इसके अंदर हम पॉइंट्स लिख सकते हैं, यह आंदोलन शहरों में मध्य वर्ग की भागीदारी के साथ शुरू हुआ। दूसरा पॉइंट हम इसमें ये लिख सकते हैं कि हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रित जो सरकार के नियंत्रण में स्कूल जो थे और कॉलेजों को छोड़ दिया। तीसरे पॉइंट के हम ये लिख देंगे, कई शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया। चौथे पॉइंट के हम लिख सकते हैं कि वकीलों ने अपनी कानूनी प्रथाओं को छोड़ दिया, मतलब कि वकालत को करना छोड़ दिया। और 5वां पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि मद्रास को छोड़कर अधिकांश प्रांतों में परिषद चुनावों का बहिष्कार किया गया। मद्रास को छोड़कर अधिकांश प्रांतों में परिषद चुनाव का बहिष्कार किया गया। हम 6ठा पॉइंट इसके अंदर ये लिख सकते हैं, विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों पर धरना दिया गया और विदेशी कपड़ों को विशाल अलावों में जलाया गया है। और 7वें के अंदर हमें इसके अंदर से दे रखा है कि कोई भी 2 जो है आप अगर इसके अंदर बिंदु लिख देंगे तो आपका ये आंसर को सही मान लिया जाएगा और आपको 2 में से 2 नंबर मिल जाएंगे। ये जो हमारा प्रश्न जो है कहाँ से लिया गया है, इतिहास के चैप्टर जो हमारा 2 है भारत में राष्ट्रवाद, उसकी पृष्ठ संख्या जो 34 है वहाँ से इस प्रश्न को लिया गया है सीबीएसई बोर्ड सैंपल पेपर के अंदर। तो चलिए चलते हैं
अगर यही प्रश्न जो है अगर हमारा 5 नंबर का आ जाए तो हमें ये सारे के सारे पॉइंट लिखने पड़ेंगे, उससे हमको जो है 5 के 5 नंबर मिल जाएंगे। तो ये दोनों दृष्टि से सही है। आप इसको 2 नंबर के लिए 2 पॉइंट लिख सकते हैं। अगर आपका यही क्वेश्चन जो है 5 नंबर का आ जाए तो आप ये सारे के सारे पॉइंट लिख के 5 के 5 नंबर भी ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ जो हमारे सैंपल पेपर का है। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि पर्यटन को एक व्यापार क्यों माना जाता है। क्यों माना जाता है पर्यटन को, मतलब कि दूसरे देश के लोग हमारे देश के अंदर आए, हमारे देश के लोग दूसरी जगहों पे जब घूमने जाते हैं तो उसको जो है व्यापार क्यों माना गया है। तो इसका जो है हमें आंसर देना है। तो इसके अंदर भी हमें 2 बिंदु लिखने हैं, लेकिन हमारे जो है 5 बिंदु लिखे हुए हैं। अगर ये 5 के 5 लिख देंगे तो अगर ये 5 नंबर का आ गया तो आपको 5 के 5 लिखने पड़ेंगे, तो आपके 5 नंबर बन जाएंगे। लेकिन ये 2 नंबर का हमारा जो है प्रश्न आया हुआ है, तो इसलिए हमें इसमें से 2 ही बिंदु लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इसका आंसर कैसे देना है। तो देखिए पहला है जो है, देश में विदेशी पर्यटकों का आगमन विदेशी मुद्रा में योगदान देता है। विदेशी मुद्रा के अंदर क्या देता है, योगदान देता है। विदेशी लोग जब हमारे देश में आते हैं तो अपने देश की जो है मुद्रा हमारे देश के अंदर लाते हैं। उसके बाद जो दूसरा है हमारा है, बहुत से लोग सीधे तौर पर पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए हैं। बहुत से लोग सीधे तौर पर जो है पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे जो है गाइड्स होते हैं जो विदेशी लोगों को डील करते हैं, उनकी भाषा में बात करते हैं, उनको समझाते हैं हमारे हिस्टोरिकल्स प्लेस के बारे में। तो बहुत सारे लोग जो है इस तरह से जो है जुड़े हुए होते हैं सीधे तौर पर। और हम तीसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं कि पर्यटन स्थानीय हस्तशिल्प को सहायता प्रदान करता है। चौथा पॉइंट हमारा है, पर्यटक चिकित्सा पर्यटन, व्यापार पर्यटन, साहसिक सांस्कृतिक पर्यटन और व्यावसायिक पर्यटन के लिए भारत आते हैं। तो इनमें से जो कोई भी अगर हम जो है बिंदु लिख देंगे तो 2 बिंदु लिख देंगे तो हमको 2 नंबर मिल जाएंगे। और ये हमारा किस पृष्ठ से लिया गया है, ये हमारा जो है भूगोल की जो है अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा पाठ से लिया गया है। उस पाठ की जो पृष्ठ संख्या है NCERT की वो है 88। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर है 3 हमारे सैंपल पेपर का जो CBSE ने बनाया है उसका। तो एक दलीय और 2 दलीय व्यवस्था में अंतर स्पष्ट करना है हमको। तो एक दलीय व्यवस्था क्या होती है और 2 दलीय व्यवस्था क्या होती है इसके बारे में हमें बताना है। तो 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम। तो देखिए ए है हमारा 1 पार्टी सिस्टम या एक दलीय व्यवस्था क्या है। वे देश जहां सरकार को नियंत्रित करने और चलाने के लिए केवल एक पार्टी को अनुमति दी जाती है, एक पार्टी सिस्टम या एक दलीय व्यवस्था कहलाई जाती है। उदाहरण के लिए चीन में केवल कम्युनिस्ट पार्टी को ही शासन चलाने की अनुमति है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1 पार्टी सिस्टम हो गया। दूसरा है 2 पार्टी सिस्टम या 2 दलीय व्यवस्था क्या है, वे देश जहां 2 मुख्य पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, 2 पार्टी सिस्टम या 2 दलीय व्यवस्था कहलाई जाती है। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, मतलब कि यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में 2 पार्टी सिस्टम के उदाहरण हैं ये। ठीक है, तो इनमें से जो है आप जो है जो भी 2 पॉइंट्स लिख देंगे तो इससे जो है हमारे ये जो है क्वेश्चन का जो आंसर सॉल्व हो जाएगा और आपको 2 के 2 नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। हाँ, मैं ये बताना आपको भूल गया कि ये हमारी जो किस पार्ट से लिया गया है, राजनीति विज्ञान से लिया गया है। राजनीतिक दल हमारे चैप्टर का नाम है और उसकी जो पृष्ठ संख्या है वो हमारी NCERT में 77 है। तो वहाँ से इस प्रश्न को लिया गया है। आगे चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है हमारे सैंपल पेपर का वो है प्रश्न नंबर 4, भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका बताइए। क्या है भूमिका भारतीय रिजर्व बैंक की, क्या करता है भारतीय रिजर्व बैंक भारत के अंदर, तो ये हमें बताना है। तो इसके अंदर ये 2 नंबर का है तो 2 पॉइंट लिखने हैं। हमारे को 4 पॉइंट दे रखे हैं। अगर ये 5 नंबर का आ जाए, 3 नंबर का आ जाए तो भी जो है हम जो है इन सारे पॉइंट्स को लिख देंगे तो हमें पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो क्या है भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका भारत के अंदर, ये हमें देखना है। तो पहला है, भारत में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है। दूसरा है, RBI या भारतीय रिजर्व बैंक ऋण के औपचारिक स्रोतों के कामकाज की निगरानी करता है। तीसरा पॉइंट है, RBI वास्तव में नकदी शेष बनाए रखने में बैंकों की निगरानी करता है। चौथा पॉइंट यह है कि RBI भारतीय रिजर्व बैंक यह देखता है कि बैंक न केवल लाभ कमाने वाले व्यवसायियों और व्यापारियों को बल्कि छोटे काश्तकारों को भी ऋण उपलब्ध कराए। ये हमारा किससे लिया गया है, ये हमारा लिया गया है अर्थव्यवस्था के चैप्टर नंबर धन और ऋण या मुद्रा और शाख। इसकी जो पृष्ठ संख्या है वो है 40 और 48, वहां से इस प्रश्न को लिया गया है। इसके अंदर अगर आप 2 पॉइंट लिख देंगे तो आपके 2 के 2 नंबर पक्के। चले चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 5 की तरफ, CBSE सैंपल पेपर का है।
नंबर 5 है वो एक तरह से तालिका में दिए गए डाटा को पढ़कर उनके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक जो है आपको टेबल दे दी जाएगी, एक तालिका दे दी जाएगी और उसके अंदर से जो प्रश्न लिखे होंगे, जो आंकड़े लिखे होंगे, उनको पढ़ना है, समझना है, उसके बाद जो है उत्तर देने हैं। ये किसी भी तरह से आ सकता है, इस सैम्पल पेपर में इस तरह से आ सकता है, आया है। दूसरे जब हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम होगा उसके अंदर कोई दूसरी तरीके से ये आंकड़ा आ सकता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हमें आंकड़ों को पढ़ना है और आंकड़ों को पढ़कर जो है हमें उत्तर देना है। चलिए पहले देख लेते हैं आंकड़े क्या है। भारत में तैयार स्टील का कुल उत्पादन, भारत में स्टील का उत्पादन मिलियन टन हुआ था। तो 2015-16 के अंदर 106.60 मिलियन टन भारत के अंदर स्टील का उत्पादन हुआ था। 2016-17 के अंदर 120.14 मिलियन टन स्टील का उत्पादन हुआ था। 2017-18 में 126.85 टन स्टील का उत्पादन हुआ था। 2018-19 के अंदर 101.29 मिलियन टन स्टील का उत्पादन हुआ था भारत के अंदर, और 2019-20 के अंदर 102.62 मिलियन टन स्टील का उत्पादन हुआ था। तो इसके ये जो हमारे को आंकड़े दे दिए हैं, अब जो है देखते हैं प्रश्न हमारा क्या है, उसके अनुसार जो है हमें आंसर देने हैं। तो 5.1 का जो है ये जो प्रश्न है इसमें बताना है 2015-16 और 19-20 के आंकड़ों की तुलना करनी है, कंपेयर करना है 2015-16 के आंकड़ों को 2019-20 के आंकड़ों के साथ। और हमें बताना है कि 2019 में स्टील के उत्पादन में कमी का कोई एक कारण बताना है हमें। इसके आंसर के लिए जो है कोई भी एक बिंदु हम दे सकते हैं, जैसे कि उच्च लागत, कोकिंग कोल की सीमित उपलब्धता, श्रम की कमी, ऊर्जा की अनियमित आपूर्ति, कोई अन्य विकल्प भी अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। तो इसका जो है आप इस तरह से आंसर दे सकते हैं। उसके बाद है 5.2 हमारा प्रश्न जो है, स्टील के उत्पादन और खपत को देश के विकास का सूचांक के रूप में क्यों माना जाता है? क्यों माना जाता है स्टील के उत्पादन और खपत को देश के विकास का सूचांक? तो हमें उत्तर देना है। कोई एक जो है हमें पॉइंट लिखना है, लेकिन हमारे पास जो है यहाँ पे 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, तो इनमें से कोई भी चुनकर एक पॉइंट लिख सकते हैं। पहला, इस्पात उत्पादों का उपयोग विभिन्न उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। दूसरा पॉइंट हम ये लिख सकते हैं, यह निर्यात के लिए आवश्यक है। निर्यात के लिए मतलब अपने देश से दूसरे देशों के को कोई चीज़ भेजने के लिए, मतलब कि जो भी हमारे देश के अंदर कोई चीज़ बनती है तो दूसरे देश को हम भेजते हैं, बेचते हैं एक तरह से, तो उसके लिए ये आवश्यक है। तीसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं हम, यह देश के विकास को सुनिश्चित करने के लिए मशीनरी प्रदान करता है। मशीनरी प्रदान करता है। और अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई आंसर है जो आप लिखना चाहते हैं तो वो भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं। तो ये हमारा किस चैप्टर से लिया गया है? ये हमारे भूगोल की किताब के विनिर्माण उद्योग जो है हमारा, उसके पृष्ठ नंबर 69 से इस प्रश्न को लिया गया है। तो चलिए चलते हैं अपने छठे प्रश्न की तरफ। तो हमारा प्रश्न जो छठा है उसका जो सवाल है वो इस तरह से है, अधिकांश ग्रामीण परिवार अभी भी ऋण के औपचारिक स्रोतों पर निर्भर क्यों रहते हैं? ये हमारा 3 नंबर का जो सवाल है, तो इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हमें लिखना पड़ेगा। जाहिर सी बात है 3 पॉइंट तो कम से कम लिखने ही पड़ेंगे। तो हमें उत्तर किस तरह से देना है देख लीजिए। पहला, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की सीमित उपलब्धता। दूसरा हम लिख सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को प्रलेखन के संबंध में समस्या का सामना करना पड़ता है। प्रलेखन या लेखन है ना, मतलब कि लिखत पढ़त करने में जो है गांव के लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए जो है लोग जो है साहूकार से ही पैसे लेना उचित समझते हैं, बैंकों में जाना ज़्यादा उनके लिए परेशानी भरा रहता है। तीसरा पॉइंट है, संपार्श्विक की अनुपस्थिति एक प्रमुख कारण है जो गरीबों को बैंक ऋण प्राप्त करने से रोकता है। संपार्श्विक का मतलब क्या होता है? संपार्श्विक का मतलब होता है कि किसी चीज़ के बदले में गिरवी रख के कोई चीज़ लेते हैं तो उसकी जो है उनके पास कमी रहती है, इसीलिए वो साहूकार के पास जाकर लोन ले लेते हैं। उसके बाद हमारा जो चौथा पॉइंट है ये है, ग्रामीण लोगों को अमीर परिवारों से औपचारिक तरीकों से आसान ऋण मिल जाता है। इसीलिए जो है गांव के अधिकांश परिवार आज भी जो है लोन के लिए बैंकों पर निर्भर ना होकर अनौपचारिक स्रोतों पर, साहूकारों पर, किसी मिलने जुलने वाले पर, पड़ोसी पर ज़्यादा निर्भर रहते हैं। ये हमारा प्रश्न जो लिया गया है अर्थशास्त्र के धन और ऋण पाठ से लिया गया है। पृष्ठ संख्या है इसकी 50। दूसरा एक और ऑप्शन दे रखा है। दूसरा प्रश्न जो है इसी छठे के अंदर, या तो हमें पहला वाला करना था कि गांव के अंदर आज भी अधिकांश लोग जो है अनौपचारिक स्रोतों से ऋण क्यों प्राप्त करते हैं, या फिर हम इसके अलावा अगर वो ना हमको समझ में आया, हम देना ना चाहें, तो ये वाला प्रश्न का आंसर भी हम दे सकते हैं
इन दोनों में से एक ही चूज करना है। इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस आ जाएं तो उनमें से केवल एक ही प्रश्न का उत्तर देना है, या तो छठे का ए दे दीजिए या छठे का बी दे दीजिए, दोनों नहीं करने। अगर दोनों करेंगे आप तो वो रिपीट के अंदर माना जाएगा और उसके अंदर आपको अंक नहीं मिलेंगे, ठीक है। और जो पहले आप करेंगे उसी को जो है सही माना जाएगा, उसी को जो है वैलिड माना जाएगा और उसी के अनुसार आपको जो है नंबर मिलेंगे। तो इसीलिए आपको कोई भी एक करना है जो आपको अच्छी तरीके से आ जाए। तो चलिए इसका दूसरा भी देख लेते हैं पार्ट, इसका जो छठे का बी। स्वयं सहायता समूह ऋण लेने वालों को संपार्श्विक की कमी की समस्या को दूर करने में कैसे मदद करती है। मतलब गिरवी सामान रखना है उनको या किसी चीज़ के बदले लोन लेना है, तो इस तरह की जो समस्या आती है उसको जो है स्वयं सहायता समूह किस तरह से मदद करते हैं ये हमें इसके अंदर बताना है। पहला पॉइंट हमें ये लिखना है, लोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए उचित ब्याज दर पर समय पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिन्हें स्वयं सहायता समूह कहते हैं, शॉर्टकट में लिख दिया है यहाँ पे, अपनी नियमित बचत करते हैं जिसका उपयोग आर्थिक सहायता मतलब पैसों की सहायता के रूप में किया जा सकता है। तीसरा हमारा है, सदस्य अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बिना जमानत के छोटे ऋण ले सकते हैं। चौथा इसके अंदर लिख देंगे, समय पर पुनर्भुगतान के कारण बैंक स्वयं सहायता समूह को ऋण भी दे देते हैं, तो बैंक इन सहायता समूह को आसानी से लोन दे देता है। तो ये सारे के सारे कारण हैं, इसके अंदर से हम कोई भी 3 कारण लिख देंगे जिससे कि हमारे को जो है 3 के 3 नंबर मिल जाएं। ये किससे लिया गया है, हमारे इकाई अर्थशास्त्र की है मुद्रा और शाख, इसका पृष्ठ संख्या जो 51 है यहाँ से है इस प्रश्न को लिया गया है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारे जो प्रश्न 7 है वो ये है, आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार की दूसरी तरीके से व्याख्या की और असहयोग आंदोलन में अलग तरीके से भाग लिया, कथन की पुष्टि कीजिए। तो इसका आंसर जो हमें लिखना है वो कुछ इस तरीके से लिखना है। पहला जो हमें लिखना है, आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों में उग्र गोरिल्ला आंदोलन का प्रसार हुआ। दूसरा, वे औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ थे, उनको वनों के अंदर जाने से जो है रोका गया था, वनों में ही वो रहते थे, है ना। उनको लकड़ी जलावन के लिए नहीं मिल पा रही थी, पशुओं को चारा खिलाने के लिए, कंदमूल फलों को इकट्ठा करने के लिए उनके ऊपर जो है प्रतिबंध लगा दिए गए थे, इसलिए जो है वो उन नीतियों के अंग्रेजों की खिलाफ थे। तीसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं, उनकी जीविका प्रभावित थी और उनके पारंपरिक अधिकारों से उनको वंचित कर दिया गया। वही अधिकार जो उनको जो है बरसों से मिले हुए आ रहे थे, वन के अंदर रहना, वनों को ही अपना घर समझना, वनों के ऊपर ही डिपेंड रहकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करना, लेकिन अंग्रेज़ों ने अपनी नीतियों के कारण उनको वनों से खदेड़ दिया, जिससे कि वो अपने पारंपरिक अधिकारों से वंचित हो गए थे, इसीलिए उनके अंदर बड़ा गुस्सा था। उसके बाद चौथा पॉइंट लिख देंगे, उनके नेता अल्लूरी सीताराम राजू असहयोग आंदोलन से प्रेरित थे और उन्होंने लोगों को खादी पहने और शराब ना पीने के लिए राजी किया। बल प्रयोग से अंग्रेजी शासन के खिलाफ मुक्ति प्राप्त करना चाहते थे। विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले किए और स्वराज हासिल करने के लिए गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया। इसके अलावा भी अगर आप कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। किससे लिया गया है, ये हमारे इतिहास के पाठ भारत में राष्ट्रवाद जो पाठ हमारा 2 है, पृष्ठ जो है 35 से 36 से जो है ये लिया गया है। चलिए आगे चलते हैं अपने 8वें प्रश्न की तरफ। जो हमारा 8वां प्रश्न है वो इस तरह से है, एक लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दलों की भूमिका का परीक्षण करें। पहला पॉइंट हम ये लिख देंगे, पार्टियां सरकारें बनाती हैं और चलाती हैं। दूसरा पॉइंट लिख देंगे, देश के लिए नीतियां बनाने में पार्टियां निर्णायक भूमिका निभाती हैं। वे नेताओं की भर्ती भी करते हैं और उन्हें प्रशिक्षण भी देते हैं, मतलब कि नेताओं की भर्ती करते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। चौथा, चुनाव हारने वाला दल विपक्षी दल का निर्माण करता है। जो चुनाव में हार जाता है दल, वो विपक्षी दल का निर्माण करता है और सरकार की नीतियों पर जो लोगों के हितों में नहीं है उन पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। पांचवा हम लिख सकते हैं, दल जनमत को आकार देते हैं। दल जो है जनमत को आकार देते हैं। छठा पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि पार्टियां आम आदमी को सरकारी मशीनरी और कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच प्रदान करती है। तो इसमें से कोई सा भी हम जो है पॉइंट्स लिख देंगे। और ये हमारे किससे लिया गया है, राजनीति विज्ञान से लिया गया है। पार्ट 6 है राजनीतिक दल, जिसकी पृष्ठ संख्या 74 है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो नौवां तंत्र का अपना समर्थन उत्पन्न करने की क्षमता स्वयं एक परिणाम है, इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उदाहरण सहित कथन का समर्थन करें। पहला, लोकतंत्र सुनिश्चित करता है कि निर्णय लेना मानदंडों और प्रक्रियाओं पर आधारित होगा। प्रत्येक नागरिक को निर्णय लेने की प्रक्रिया की जांच करने का अधिकार और साधन है लोकतंत्र। तीसरा है हमारा, लोकतांत्रिक सरकारें जवाबदेह, वैध और पारदर्शी सरकारें हैं।
चौथा पॉइंट जो है लोगों को अपना शासक चुनने का अधिकार है। पांचवा है हमारा लोकतंत्र अपने नागरिकों को सरकार और उसके कामकाज के बारे में जानकारी का अधिकार देता है। तो हमारा छठा जो है वो है एक लोकतांत्रिक सरकार लोगों की अपनी सरकार होती है और यह लोगों द्वारा चलाई जाती है। इसमें से आप कोई भी जो है पॉइंट्स लिख सकते हैं 5, और जिससे कि आपको 5 के 5 नंबर मिल जाएं। ये हमारे किससे लिया गया है? ये राजनीति विज्ञान के लोकतंत्र के परिणाम पृष्ठ संख्या 92 से लिया गया है। 9 का बी जो है या सेकंड या ऑप्शंस में जो है वो ये है, दक्षिणी एशिया में लोकतंत्र के विचारों के लिए भारी समर्थन है। उदाहरण सहित कथन का समर्थन करें कि मतलब दक्षिणी एशिया जो हमारा भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इसके अंदर जो है लोकतंत्र का भारी समर्थन है। तो इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? समर्थन करना है आपको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर हमें किस तरह से देना है। पहला देना है लोकतांत्रिक सरकारें लोगों की अपनी सरकारें हैं। दूसरा, दक्षिणी एशिया के देश लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकार चाहते हैं। एशिया के जो देश हैं वो लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकार चाहते हैं। तीसरा लिखें, देश अपने प्रतिनिधियों का चुनाव स्वयं करना चाहता है। लोकतंत्र अपने नागरिकों को गरिमा और स्वतंत्रता प्रदान करता है, इसलिए दक्षिणी एशिया के अंदर जो है लोकतंत्र का बोलबाला है। लोकतंत्र सामाजिक विविधता को समायोजित करता है। जो समाज के अंदर जो विविधताएं हैं, अलग धर्म, जाति, वर्ग, है ना, ये जो सारी की सारी जो विविधताएं हैं इनको जो है जोड़ने की कोशिश करता है। छठा पॉइंट हम लिख देंगे, लोकतंत्र चर्चा और बातचीत के विचार पर आधारित है। उदाहरण के लिए इसमें लिख देंगे कि भारत, नेपाल और बांग्लादेश जो है इसके उदाहरण हैं। तो इनमें से कोई भी 5 बिंदु आप लिख देंगे, आपके 5 के 5 नंबर हो जाएंगे पक्के। और ये हमारा जो है कहाँ से प्रश्न लिया गया है? राजनीति विज्ञान से लोकतंत्र के परिणाम पृष्ठ संख्या 92 से इसको लिया गया है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 10वें प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो 10वां प्रश्न है वो है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका का परीक्षण करना है हमें। तो क्या भूमिका है सूचना और प्रौद्योगिकी की वैश्वीकरण को, ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए हिंदुस्तान के अंदर? तो इसका जो है आंसर देना है। इस तरह से हमें पॉइंट लिखने हैं। ए, प्रौद्योगिकी तेजी से बदल रही है। दूसरा, दूर संचार सुविधाओं जैसे कि टेलीग्राम, टेलीफोन, मोबाइल फोन, फैक्स का उपयोग संपर्क और जानकारी पहुंचाने के लिए किया जाता है। दूसरा, दूर दराज के क्षेत्रों में संचार करने में मदद करता है। चौथा हम लिख देंगे, उपग्रह संचार उपकरणों का विकास, हमारे जो सैटेलाइट्स हैं उनका जो है विकास हो रहा है उपकरणों का। पांचवा है, कंप्यूटर अब गतिविधि के लगभग हर क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। कंप्यूटर हर क्षेत्र में जो है प्रवेश कर चुका है इंसान के। छठा लिख दें, कोई भी इंटरनेट के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकता है, साझा कर सकता है। सातवां, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स जिसे ईमेल कहा जाता है और टॉक वॉइस मेल दुनिया भर में गणनीय लागत पर उपलब्ध हैं। देश में सेवाओं के उत्पादन को फैलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई है। तो कोई भी 5 बिंदु आप इसके अंदर से लिख सकते हैं। यह अर्थशास्त्र से लिया गया है, वैश्वीकरण पाठ से, जिसकी पृष्ठ संख्या है 63। दूसरा है 10वें का ही, वो देख लेते हैं क्या है। भारत और उसके लोगों पर वैश्वीकरण के प्रभाव का आकलन करना है हमें कि क्या भारत के लोगों पर वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ा है। तो इसका उत्तर हमें किस तरह से देना है देख लेते हैं। तो इसके बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं हम। पहले लिख सकते हैं, वैश्वीकरण उपभोक्ताओं के लिए और अधिक विकल्प में बदल गया है। चीज़ों को खरीदने के लिए लोगों के पास विकल्प बहुत सारे उपलब्ध होते हैं। दूसरा पॉइंट हम ये लिख सकते हैं, लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है इसके आने से। तीसरा पॉइंट लिख देंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस तरह के सेल फोन जो बनाती हैं, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, शीतल पेय आदि के रूप में उद्योगों में निवेश में वृद्धि हुई है, नए रोजगार सृजित हुए हैं। पांचवा लिख सकते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कच्चा माल की आपूर्ति करने वाली कुछ स्थानीय कंपनियों को भी लाभ हुआ है। छठे के अंदर लिख देंगे, कुछ स्थानीय कंपनियां नई तकनीक और उत्पादन विधियों में निवेश करने में सक्षम हुई हैं। सातवां ये लिख सकते हैं, वैश्वीकरण ने टाटा मोटर्स, इंफोसिस जैसी कुछ बड़ी कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में उभरने में सक्षम बनाया है। सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों को भी वैश्वीकरण से लाभ प्राप्त हुआ है। आगे हम इसके अंदर लिख सकते हैं, श्रम कानूनों में लचीलापन हुआ है। 10वां पॉइंट हम लिख सकते हैं, असंगठित क्षेत्रों का विस्तार हुआ है। उसके बाद हम लिख सकते हैं, स्थानीय उत्पादकों के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा हुई है। तो इसमें से हम कोई भी जो है 5 पॉइंट लिख देंगे और जिससे कि हमारे जो है 5 के 5 नंबर बन जाएंगे। ये जो है कहाँ से लिया गया है ये प्रश्न लिया गया है हमारे अर्थशास्त्र के अंदर से, वैश्वीकरण के पृष्ठ संख्या 66 से।
देखिए, जो हमारा 11वां प्रश्न है वो केस स्टडी पर आधारित प्रश्न है। इसके अंदर एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उस पैराग्राफ को हमें पढ़ना है, उसके अनुसार जो है हमें आंसर देना है। तो ये पैराग्राफ जो है इसको पढ़ लेते हैं पहले। निष्क्रिय प्रतिरोध के बारे में कहा जाता है कि ये कमजोरों का हथियार है, लेकिन जो शक्ति इस लेख का विषय है उसका उपयोग केवल मजबूत ही कर सकता है। यह शक्ति निष्क्रिय प्रतिरोध नहीं है, वास्तव में यह गहन गतिविधि की मांग करता है। दक्षिणी अफ्रीका में आंदोलन निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय था। सत्याग्रह शारीरिक शक्ति नहीं है। सत्याग्रही विरोधी को पीड़ा नहीं देता, वह अपना विनाश नहीं चाहता। सत्याग्रह के प्रयोग में कोई दुर्भावना नहीं है। सत्याग्रह शुद्ध आत्मा शक्ति है, सत्य आत्मा का मूल तत्व है, इसलिए इस शक्ति को सत्याग्रह कहा जाता है। आत्मा को ज्ञान से सूचित किया जाता है, इसमें प्रेम की लौ जलती है। अहिंसा सर्वोच्च धर्म है। यह निश्चित है कि भारतीय हथियार के बल पर ब्रिटेन का या यूरोप का मुकाबला नहीं कर सकता। अंग्रेज युद्ध देवता की पूजा करते हैं और वे सभी जैसे जैसे शस्त्र धारण करने वाले बन सकते हैं। भारत में करोड़ों लोग कभी हथियार नहीं उठा सकते, उन्होंने अहिंसा के धर्म को अपना बना लिया है। तो ये हमारा पैराग्राफ था। चलिए देखते हैं इसके प्रश्न को। 11 का एक पहला जो प्रश्न है वो 1 नंबर का है। गांधी जी अहिंसा को सर्वोच्च धर्म क्यों मानते थे? तो इसका आंसर जो हम लिखना है, गांधी जी ने अहिंसा को एक दर्शन और जीवन के एक आदर्श तरीके के रूप में अपनाया। उनके अनुसार अहिंसा का दर्शन कमजोरों का हथियार नहीं है, यह एक ऐसा हथियार है जिसे सभी आजमा सकते हैं। इसीलिए महात्मा गांधी अहिंसा को सर्वोच्च धर्म मानते थे। फिर है 11.2, गांधीवादी सत्याग्रह को उनके दर्शन में विश्वास रखने वाले लोगों ने कैसे लिया? तो इसका आंसर जो लिखना है हमें इस तरह से लिखना है, सत्याग्रही विरोधी को पीड़ा नहीं देता, वह अपना विनाश नहीं चाहता। सत्याग्रह के प्रयोग में दुर्भावना नहीं होती। 1 नंबर का ये भी है। उसके बाद चलते हैं आगे। 11 का तीसरा है, ये 2 नंबर का है। गांधीवादी सत्याग्रह को अन्याय का विरोध करने का एक तरीका क्यों माना गया है? तो इसके पॉइंट्स हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई भी अहिंसा के माध्यम से युद्ध जीत सकता था। यह पीड़क की अंतरात्मा से अपील करके किया जा सकता है। तीसरा, लोगों को उत्पीड़कों सहित को हिंसा के माध्यम से सच्चाई को स्वीकार करने के लिए मजबूर करने के बजाय सच्चाई को दिखाने के लिए राजी करना पड़ा। या कोई अन्य प्रसंग भी आप लिख सकते हैं। ये हमारा लिया गया है इतिहास के चैप्टर नंबर 2 भारत में राष्ट्रवाद की पृष्ठ संख्या 30 से। जो हमारा 12 है वो है, दिए गए पाठ को पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। 4 नंबर का है ये। जब से मनुष्य पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं उन्होंने विभिन्न साधनों का उपयोग किया है। संचार, लेकिन आधुनिक समय में परिवर्तन की गति तेज हो गई है। संचारक या रिसीवर की भौतिक गति के बिना लंबी दूरी का संचार कहीं अधिक आसान है। व्यक्तिगत संचार और जनसंचार, जिसमें टेलीविज़न, रेडियो, प्रेस, फिल्म आदि शामिल हैं, के प्रमुख साधन हैं। देश में संचार है। भारतीय डाक नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़ा है। यह पार्सल के साथ साथ व्यक्तिगत लिखित संचार को भी संभालता है। कार्ड और लिफाफों को प्रथम श्रेणी का मेल माना जाता है और इन्हें जमीन और हवा दोनों को कवर करने वाले स्टेशनों के बीच एयरलिफ्ट किया जाता है। द्वितीय श्रेणी के मेल में बुक, पैकेट, पंजीकृत समाचार पत्र, पत्रिकाएं शामिल हैं। इन्हें सतही डाक द्वारा ले जाया जाता है, जिसमें भूमि और जल परिवहन शामिल होता है। बड़े शहरों और कस्बों में डाक की त्वरित डिलीवरी की सुविधा के लिए हाल ही में 6 मेल चैनल शुरू किए गए हैं। इन्हें राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल और आवधिक चैनल कहा जाता है। तो ये हमारा पैराग्राफ था, इसके द्वारा हमें जो है आंसर्स देने हैं। तो हमारा 12.1 है, भारतीय डाक नेटवर्क की भूमिका का परीक्षण कीजिए। तो क्या है भारतीय डाक की भूमिका भारत के अंदर? इसने देश को संचार और सामाजिक आर्थिक विकास में संलग्न होने में मदद की है। यह स्पीड पोस्ट, बिजनेस पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट, साधारण पोस्ट जैसी विभिन्न सुविधाएं प्रदान करता है। और भी कोई आप बिंदु लिख सकते हैं। हमारा 12.2 है, जनसंचार और व्यक्ति संचार के बीच अंतर बताना है हमें। पहला, जनसंचार वह माध्यम है जो मनोरंजन प्रदान करने के साथ साथ जनता के बीच जागरूकता प्रदान करता है। इसमें रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताबें, फिल्म आदि शामिल हैं। जबकि व्यक्तिगत संचार व्यक्ति से व्यक्ति के बीच होता है।
तो ये हमारा जो है 1 नंबर का प्रश्न था। इसका आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए चलते हैं 12.3 की तरफ। 12.3 है, किसी राष्ट्र के लिए संचार के महत्व का विश्लेषण करना है। तो क्या है इसका आंसर, हम लिखेंगे इस तरह से, यह टेलीफोन, टेलीविज़न, फिल्म और इंटरनेट का उपयोग करते हुए संचार का युग है। किताबें, पत्रिकाएं और समाचार पत्र भी संचार के महत्वपूर्ण साधन हैं। संचार के विभिन्न माध्यमों ने दुनिया को करीब से जोड़ा है। यह मनोरंजन और ज्ञान का स्रोत है। कोई अन्य प्रसंग भी हम इसके अंदर लिख सकते हैं। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो है प्रश्न नंबर 13 है। 13 के अंदर हिस्ट्री का 1 प्रश्न है और जियोग्राफी के 2 प्रश्न हैं। वह स्थान जहां हिंसा के कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया, तो वो कहाँ था? वो चोरा चोरी यूपी के अंदर था। मैप के अंदर भी बताएंगे। दूसरा है, भारत के उस दिए गए मानचित्र पर निम्नलिखित का पता लगाइए। नामरूप थर्मल प्लांट। नामरूप थर्मल प्लांट कहाँ पे है? असम के अंदर है। कहाँ पर है? असम में है। या फिर हमें जो है क्या करना है, या फिर जो है हमें बताना है नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के बारे में बताना है कि ये नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है। उसके बाद जो है हमको जो बताना है राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है।